जब हमने एनएलपी एक्सप्लोर किया तो उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हो और एनएलपी नहीं जानते हो तो इट मीन्स कि आप बहुत आपके पास बहुत आधा अधूरा ज्ञान है। आपके लाइफ में छोटी मोटी चीजें हो सकता है मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन एक बड़े गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को, सस्टेनेबल गोल को अगर अचीव करना है तो आपको एनएलपी सीखनी ही पड़ेगी। हमारी लाइफ में कंफ्यूजन्स होते हैं, कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो जो हीलिंग की मोडालिटीज है, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ रेकी, होपनोपनो और एंजल हीलिंग, इन सबको मैंने एक समय पे सीखा है। एंड जब से मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे वो हट गए। जो आने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते थे या जो भी मतलब चैलेंजेस आ सकते थे, इस एनएलपी के थ्रू और हीलिंग के थ्रू जो है वो सारी चीजें मतलब जैसे हटती गई। मुझे क्लैरिटी मिलती गई और मैं सक्सेसफुल जो है एज ए कोच होती गई। अगर हम ज्योतिष में कोई रेमेडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी रेमेडी करते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हमारा गोल होता है कि हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाए। हीलिंग की इसमें बात करी जाए तो इसमें म्यूजिक थेरेपी होती है, फ्रीक्वेंसी थेरेपी होती है, हीलिंग मोडालिटीज तो होती ही होती हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो भी अपने जीवन में चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ट्रांसफॉर्म करना है, क्या चेंजेस आपके अपने जीवन में लेके आनी है। तो मैं दो तीन पॉइंटर्स बताऊंगी यहाँ पे। Welcome to Yogiram Podcast. In this inspiring episode, we are joined by Preeti Singh ji, an internationally recognized NLP master, life coach, and healer. With 18 years of experience in corporate training, including 7 years coaching C-suite leaders, Preeti ji has empowered thousands to overcome personal and professional challenges. Now, an entrepreneur and award winning coach, she integrates NLP, energy healing, Vedic astrology, and ancient spiritual wisdom to address life's four pillars: health, relationship, career, and finance. Tune in as Preetiji shares breakthrough stories of healing from transforming autistic children's lives through enabling executives' success and reveals her unique approach to fast lasting change through the fusion of astrology with modern coaching techniques. Very warm welcome प्रीति मैम, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Yogesh, for providing this platform to me and inviting me, for this podcast. I'm so grateful today. Great, ma'am. All pleasure, all credit goes to the team. Ma'am, moving to the first question, starting the podcast, and the most important and most awaited question. Ma'am, please share what inspired you to explore the field of NLP coaching and healing. वो क्या जर्नी थी, क्या क्या कठिनाइयां आई, क्या क्या पड़ाव आए, and how now you are helping and transforming people's lives. So, Yogesh, so even before I could go ahead much into describing how I know how things inspired me and how changes happened, मैं आपको ना एक अपने कहानी बताना चाहती हूँ कि मैं ओवरऑल इस जर्नी में कैसे आई, कोचिंग में कैसे आई, हाउ थिंग्स इन हाउ द एंटायर जर्नी लुक लाइक। तो मैंने ना लगभग 2008 में मैंने अपना करियर शुरू किया था एंड आई वाज इनटू कंसल्टिंग, इंटरनेशनल कंसल्टिंग। तो मैं बेसिकली रिक्रूटर के जैसे काम करती थी, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों सबकॉन्शियसली मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मुझे फ्यूचर में एक ट्रेनर बनना है। एंड आई डिड नॉट हैव मच आइडिया अबाउट कि ट्रेनर क्या होता है, कौन क्या करता है, क्या क्या मोडालिटीज होती हैं, वगैरह वगैरह। एंड आई हैव बीन अनकॉन्शियसली अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हो रहे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता है, क्योंकि वो एक लॉ है जो कभी भी काम करता है आपके फीलिंग्स के हिसाब से, आपके थॉट्स के हिसाब से। तो 2 साल 3 साल बाद मुझे मेरा फर्स्ट प्रमोशन मिला अपने करियर में। एंड जब मैं मैनेजर बनी तो क्योंकि मेरा गोल शुरू से क्लियर था, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेनर बनना था फ्यूचर में, तो जब मैं मैनेजर बनी तो मैंने अपनी टीम को जो है ना ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। एंड ये करते करते मैं एक धीरे धीरे इतनी ज्यादा मतलब बेहतर होने लगी अपने काम के रिगार्डिंग कि मेरी स्किल्स हमेशा जो है पॉलिश होती गई। मुझे पता चलता गया कि एक ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, कौन किस चीज में लैग कर रहा है, एक अंडर परफॉर्मर को परफॉर्मर कैसे बनाना है। तो वो सारी चीजें थी। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो रिजल्ट इतने अच्छे से मिले कि मैंने जितने भी कंपनीज में उसके बाद काम किया है, वहां मेरी टीम हमेशा जो है टॉप की है टीम ने। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनके भी एफर्ट थे एंड कहीं ना कहीं मेरा फ्रेमवर्क या तरीका जो था वो उस हिसाब से था। अब इसके बाद हम आते हैं कि
एनएलपी मेरे लाइफ में कैसे आया, मैं कैसे इंस्पायर हुई इन चीज़ों के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं ट्रेनर बनी, उसके बाद ना 2018 में मैंने एक, क्योंकि मैं ट्रेनर थी, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी था। एंड ट्रेन द ट्रेनर एक काफ़ी फेमस जो है कोर्स है या एक सर्टिफिकेशन है। तो 2018 में जो है मैंने भी इसका सर्टिफिकेशन लिया ट्रेनर का। एंड उसमें जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ में एक सब्जेक्ट एनएलपी भी था। जब हमने एनएलपी एक्सप्लोर किया तो उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हो और एनएलपी नहीं जानते हो, तो इट मीन्स कि आप बहुत, आपके पास बहुत आधा अधूरा ज्ञान है। आपके लाइफ में छोटी मोटी चीजें हो सकता है मैनिफेस्ट हो जाए, लेकिन एक बड़े गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को, सस्टेनेबल गोल को अगर अचीव करना है तो आपको एनएलपी सीखनी ही पड़ेगी। तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे होनी चाहिए, ह्यूमन माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर निर्धारित है ये। तो मैंने इसमें बहुत सारे इसके टेक्निक सीखे और धीरे धीरे मैंने अपने काम में जो है लगाना शुरू कर दिया। और जो है यही चीज मेरे जर्नी में रही है। हर समय मैंने एनएलपी को अपने लाइफ में प्रैक्टिस किया है, चीजें की हैं, और आज मैं ये कोच हूँ। और लास्टली मैं अगर हीलिंग की बात करूं, तो जैसे कि होता क्या है कि अगर हीलिंग को मैं सब आसान शब्दों में समझाऊं, तो ये होता है कि मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं या आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, कभी रास्ते में गड्ढे आ गए, कुछ ट्रैफिक आ गया या बहुत सारे ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली ये उस ट्रैफिक को हटाता है हीलिंग। तो हीलिंग अगर थोड़ा और डिटेल में बताऊं, तो कैसे हमारे लाइफ में ब्रेक्स या फिर हमारे लाइफ में कंफ्यूजन्स होते हैं, कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो जो हीलिंग की मोडालिटीज है, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ रेकी, होपनोपनो और एंजल हीलिंग, इन सबको मैंने एक समय पे सीखा है। एंड जब से मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे वो हट गए। जो आने वाले प्रॉब्लम्स हो सकते थे या जो भी मतलब चैलेंजेस आ सकते थे, इस एनएलपी के थ्रू और हीलिंग के थ्रू जो है वो सारी चीजें मतलब जैसे हटती गई, मुझे क्लैरिटी मिलती गई और मैं सक्सेसफुल जो है एज अ कोच होती गई। Great. Moving to the next question, and yes, my favorite one. वो क्या टर्निंग पॉइंट था इन योर जर्नी फ्रॉम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू एन एंटरप्रेन्योरशिप? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में बात करना। एंड पिछले कई महीनों से मैंने काफी ज्यादा इसके बारे में लोगों से बताया है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लास्ट ईयर लगभग सितंबर की बात है, 2024 की, हम लोग एक वेकेशन के लिए जो है मलेशिया गए थे। वहां पे जब हम लोग अपना वेकेशन एंजॉय कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से एक थॉट आया मेरे मन में कि अब मुझे वापस जाकर के अपने कंट्री, I don't want to be in the same job because until last year that month I was in a corporate environment and I was working with multiple companies as a trainer. तो कहीं ना कहीं वो मेरा मैनिफेस्टेशन या मेरा थॉट इतना स्ट्रांग था कि वहां से आज से वेकेशन खत्म करके आते ही वो मैनिफेस्ट हो गया। एंड उसका रीजन ये था, वो थॉट को डालने का मन में कि मेरे जो है दो बेटियां हैं, छोटे हैं। एंड इतने साल और 18 साल का जॉब करते हुए जो है बहुत सारे चीजें हमने कॉम्प्रोमाइज की है। फैमिली के साथ टाइम बिताना कॉम्प्रोमाइज किया है, अभी बच्चों से मिलना कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिकॉज मैं हमेशा नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ, ट्रैवल रहता है। तो ये चीज क्लियर थी कि मुझे इसलिए जॉब जो है नहीं करना है अब, और कुछ ना कुछ जो है अपना स्टार्ट करना है। हम लोग सितंबर एंड में वहां से आए। 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चीजें ऑफिस में ऐसी हुई कि आई इधर लॉस्ट द जॉब और आई मूव्ड अवे फ्रॉम द जॉब। एंड लास्ट ईयर नवंबर में मेरे मेंटोर है, मेरे गुरु है मितेश खत्री, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया और एक महीने के अंदर जो है मैंने इस जर्नी में जो है पैर रखा। और वहीं से मैंने सोशल मीडिया पे मैंने अपनी विजिबिलिटी बढ़ाई, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना शुरू किए। एंड एज आई सेड वंस अगेन कि एलओए ने कैसे काम किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे काम किया। अभी तक ऑर्गेनिक वे में 7 से 8 महीने हो चुके हैं। जितना बिजनेस या जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग मैं एज अ जॉब में थी, उससे 4 गुना स्ट्रांग में अभी हूँ विदाउट जॉब, फाइनेंशियली एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वर्क। Great, ma'am. Ma'am, moving to next question, and yes, it is also one of the important question. So, how did you discover the synergy between Vedic astrology and NLP? And very specifically, what drove you into integrate these two disciplines? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। तो योगेश, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ ना कि जैसे अभी तक तो हम लोगों ने एनएलपी के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हीलिंग और इन चीजों के बारे में बात करी, लेकिन ये एक नया चीज है जो हम लोगों ने इसमें डाला है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो हो सकता है कि जो इस वीडियो को देखेंगे, जो मेरे थॉट्स को सुनेंगे, उनका कहना होगा कि ऑल ऑफ अ सडन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे आ गए। राइट। तो हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो जो है
रियलाइजेशन होती है हमें। तो 3 से 4 साल, लगभग 4 साल पहले की बात है, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे और हाई पेइंग क्लाइंट्स थे मेरे पास में, जो मुझे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना रहे थे और मेरा काम बहुत अच्छा था। विद इन 1 से 1.5 मंथ्स ऑफ टाइम, पता नहीं ऐसा क्या शिफ्ट हुआ, एनर्जी शिफ्ट हुई या किस्मत बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, या आजकल के एस्ट्रोलॉजी के भाषा में वो शनि के 7.5 बोलिए, जो भी बोलिए, वैसा कुछ ना कुछ हुआ। एंड एक एक करके जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से चले गए। कुछ मैंने छोड़ दिए पर्पसली, कुछ जो है ऑटोमेटिकली छीन लिए गए कि प्रीति वी डोंट वांट टू ग्रो, गेट फर्दर। तो मैंने जो है ये अपने आप पे क्वेश्चन पूछा कि आखिर ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, इतने सालों के करियर में कभी नहीं हुआ। तो पता नहीं क्या उस दिन ऐसे कुछ अचानक जो है शिफ्ट हुआ और मैंने सोचा कि एक बार एस्ट्रोलॉजी ट्राई करते हैं, क्योंकि ना मुझे जल्दी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं होता था, इन चीजों पे मैं जल्दी बिलीव नहीं करती थी। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख करके, बुक्स पढ़ के जो है धीरे धीरे मैंने खुद ही इस चीज की जो है लर्निंग, जो है एजुकेशन शुरू कर दिया। एंड विद इन 5 to 6 मंथ्स आई अंडरस्टूड कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो बेसिकली अगर दोनों में कनेक्शन बताई जाए तो एंड ऑफ द डे दोनों चीजें आपकी फीलिंग्स के बारे में बात करती है। हमारे प्लैनेट्स हमारे एनर्जीज को ही रेप्लिकेट करते हैं हमारी लाइफ में। तो एंड ऑफ द डे अगर हम ज्योतिष में कोई रेमेडी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी रेमेडी करते हैं, तो एंड ऑफ द डे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हमारा गोल होता है कि हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाए, चीजें मैनिफेस्ट हो जाएं, चाहे किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। तो जब मैंने वो चीज खुद पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत आसान चीज है। अगर आपकी जॉब में प्रॉब्लम है तो सैटर्न को ठीक कीजिए, एनर्जी नहीं है तो मंगल को ठीक कीजिए, मार्स को। और यही करते करते कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैंने एनएलपी से कर दिया। कि कई बार जब हम रेमेडी किसी को देते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि उस रेमेडी ने काम नहीं किया, उन्होंने तो वो चीज अपनाई लेकिन वो चीज हुई नहीं। तो यहीं पे जो है एनएलपी का जो है इंटीग्रेशन आता है कि एनएलपी जो है हमारे बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, लोगों के साथ में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो उनको रिजल्ट इतने फास्ट आने लगे कि मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था। एंड यही है जो मतलब मैंने इसी के थ्रू जो है मैंने एनएलपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके लोगों की मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करी है। Great, ma'am. Great, ma'am. Great. Ma'am, moving to next very common question, and yes, ये बहुत बार you have faced this situation condition. So वो क्या misconceptions रहते हैं when people get to know about NLP and energy healing, and how you guide, how you help them on their initial stage to connect to this modality और इसके थ्रू वो बेनिफिट ले सके। तो एनएलपी जैसा कि फुल फॉर्म मैंने बताया थोड़ी देर पहले, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो काफी अभी तक, अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो इस चीज को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, या फिर उनके पास तोड़ मटोड़ के जो है इन नॉलेज है कि एनएलपी कुछ तो होता है। और काफी लोगों का मानना ये है, जब मैंने लोग साथ में काम करना शुरू किया था, जब उनके थॉट्स को मैंने समझना शुरू किया और एनएलपी से रिलेटेड स्पेशली, तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चला कि अभी भी जो है काफी लोग इसको एज ए ट्रेनिंग कोर्स मानते हैं कि ये कोई कोर्स है जो हमें करना चाहिए और शायद कुछ तो इससे चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन Okay. हाँ, और एनएलपी बेसिकली उन टेक्निक्स का एक निचोड़ है जहां पे आप अपनी हर लिमिटेशन को हटा सकते हैं। और अगर कहा जाए तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल, दिस इज द ओनली थिंग एवरीबडी शुड नो। कि अगर आप अपने लाइफ में कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, सस्टेनेबल लाइफ चाहते हैं, तो आपको एनएलपी सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है टेक्निक्स होती हैं जो बहुत इजीली समझी जा सकती हैं। अगली चीज, हम हीलिंग की अगर बात करें तो हीलिंग का भी कहीं ना कहीं मेरा सिमिलर मानना है। काफी लोग हैं जो आजकल हीलिंग को समझ पा रहे हैं, क्योंकि होपनोपनो हो गया, रेकी हो गया, एंजल हीलिंग हो गया, और भी बहुत मोडालिटीज हैं हीलिंग की, तो उसके बारे में जागरूक हो गए हैं। लेकिन अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, या फिर हो सकता है कि जो हमारे से पहले पिछली जनरेशन है उनको इसकी बारे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो कई बार अक्सर लोग इसको ना तंत्रा या मंत्र से रिलेट कर देते हैं कि हीलिंग कुछ ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि जो एनर्जी हीलिंग है बेसिकली आपके जैसे कि मैंने कहा कि जो आपके रास्ते में जो ट्रैफिक है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, ये उसको क्लियर करता है। आपके अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है ये उनको जो है निकालने में आपको हेल्प करता है, ताकि आप अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जो है आगे आराम से बढ़ सकें। Great, ma'am. Great. Ma'am, moving to next, my personal favorite question. You have helped many people. You have transformed many lives. So, what is the most memorable or success story that has touched your heart? वो क्या-क्या वाकया थे लोगों ने जो शेयर करे आपके साथ? How you have transformed their life? क्या उनकी कठिनाइयां थी?
मैम इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं। तो योगेश, इसके बारे में ना मतलब सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपसे कुछ मेजर सक्सेस स्टोरीज बताना चाहूंगी अलग अलग कैटेगरीज में। स्पेशली अगर मैं दो कैटेगरीज चूज करती हूँ, एक हेल्थ के बारे में बताऊंगी और एक करियर से रिलेटेड बताऊंगी मैं आपको। तो बेसिकली जो है, मेरे साथ हर टाइप के लोग काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में चार एरियाज होते हैं, ये फोर एरियाज ऑफ अवर लाइफ। पहला है हमारा हेल्थ, जो हमारा फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ होता है। दूसरा होता है हमारा रिलेशनशिप, जो हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, और हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तीसरा आता है करियर या फिर हमारा बिजनेस। और चौथा जो आता है हमारा मनी या फाइनेंसेस। तो यही चार एरियाज है जिसके अराउंड हमारी लाइफ जो है ऑपरेट कर रही होती है। ओके। तो इसमें जैसा कि मैंने कहा कि मैं दो एरियाज के बारे में जो है आपसे सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहूंगी। हेल्थ में जो है ऑटिज्म के बारे में बताऊंगी कि अभी 2-3 महीने लगभग हो गए हैं। लगभग 5 महीनों तक मैंने एक 8 साल का बच्चा था जिनकी फैमिली मेरे को उन्होंने अप्रोच किया। एंड ये एक ऐसी फैमिली थी जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे कि होते हैं ना कि हमारे इन लॉज, हमारे पेरेंट्स होते हैं कि छोटे बच्चों को हमारे साथ देखते हैं। तो 8 साल का इनका बेटा था और इनकी 2.5-3 साल की लगभग दूसरी बेटी थी। ये कपल जो है, हस्बैंड काम करते थे, जो वाइफ है वो शी वॉज अ हाउस वाइफ। लेकिन इनको ये था कि हमें अपने बच्चे को जो है सिर्फ थेरेपी से नहीं, हमें हीलिंग के थ्रू भी जो है हमें अपने बच्चे को रिजल्ट दिलवाना है। तो कहीं ना कहीं उनका जो है वो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था कि हमें रिजल्ट बस चाहिए हमारे बच्चे के लिए। तो हम लोग कनेक्ट हुए, एंड मैंने उनको सिर्फ एक चीज कही कि अगर आप सच में चाहते हो कि हीलिंग काम करे, या फिर हम दोनों, जब आप इतना समय निकालने लगाने वाले हो, तो जैसा मैं कहूंगी आपको इतने दिन तक ऐसा ही करना है। तो पहले मैंने ना पेरेंट्स के साथ में इसका उनके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पे काम किया। क्योंकि अक्सर क्या होता है योगेश जी, कि जब हम ऑटिस्टिक बच्चों को देखते हैं तो हम ना एक आम भाषा में ना उनको हम पिछड़ा या पागल या थोड़ा दबा हुआ सुन्न बच्चा बोल देते हैं, जो कि राइट। बहुत ही मतलब एक सैड पार्ट है हमारे सोसाइटी का। खैर, तो पहले मैंने पेरेंट्स की सबकॉन्शियस प्रोग्राम पे काम करी, उसके बाद मैंने बच्चे के साथ में काम किया। एंड मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करती हूँ। जो बच्चा 10 बार बोलने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, वो अब जो है पेरेंट्स से इंटरेक्शन करने लगा था 5 महीने के अंदर। बच्चा कभी स्कूल नहीं जाता था, उन्होंने उसको नर्सरी में डाला, एंड ही स्टार्टेड डूइंग वेरी गुड इन हिज ड्राइंग। एंड जो भी वो पैटर्न्स लिखता था, एबीसीडी जो भी है वो करने लगा। अपनी बहन को एज अ बिग ब्रदर वो ट्रीट करने लगा। तो मतलब बहुत कुछ है, एंड इट वाज लाइक सच अ लाइक प्राउड मोमेंट फॉर मी एज वेल, अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। दूसरी इसमें जो है कैंसर। दो कैंसर के पेशेंट्स हैं अभी भी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैंसर काफी हद तक ठीक हो गया है। एक जो मेजर है वो था, एक इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया था एक बुजुर्ग को। 67 ईयर्स के थे वो। एंड उनका था कि पता नहीं, डॉक्टर ने तो कह दिया कि 3-4 महीने की जिंदगी बची है, अगर कुछ हो गया तो भगवान की मर्जी है। दिस इज व्हाट दे सेड। हम्म। फिर ये हो गया कि भाई बुजुर्ग हैं, भरोसा करके आए हैं, तो चलो कुछ तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी सेम चीज फॉलो करी। एंड उनका 3.5-4 महीने के अंतर में जो है, जब उन्होंने अगला चेकअप के लिए गए, तो डॉक्टर ने कहा कि दिस इज अ मिराकल, क्योंकि आपका कैंसर हील हो रहा है, सेल्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, जो भी उनका जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सब होने लगे। एंड तीसरा मैं एक और बताना चाहूंगी, वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आजकल बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको कंसेप्शन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। कई बार तो वो होप छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार वो फिजिकल और मेंटल जो है सर्कमस्टांसिस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, कि उनको लगता है कि पता नहीं वो पेरेंट्स कभी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। तो दो कपल ऐसे रहे हैं मेरे साथ में, जिनको लाइक उन्होंने 6 महीने पहले मेरे साथ काम किया था। ने लगभग दोनों की सिमिलर स्टोरी है, इसलिए मैं एक ही जैसे बता रही हूँ कि दोनों लोग जो है, दोनों कपल्स जो है लगभग 4-5 सालों से आईवीएफ करवा रहे थे। एंड अभी तक उनका एक भी सक्सेसफुल आईवीएफ नहीं हुआ था। दे वर स्टिल अनेबल टू कंसीव एंड ट्राइंग टू हैव अ जर्नी टुवर्ड्स द पेरेंटहुड। उनकी जो है 4 से 5 महीने के अंदर, अभी मुझे पिछले महीने पता चला है कि नाउ बोथ द कपल्स सेपरेटली दे आर ऑन दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड। तो बीच बीच में हमारी कॉल चलती रहती है। एंड जो दूसरी कैटेगरी है वो करियर के रिगार्डिंग है। योगेश, आपने आजकल बहुत सारे सुना होगा कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, मिड करियर क्राइसिस हो रहे हैं। कई बार तो ऐसे लोग हैं कि अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर पा, जिसके वजह से वो एक स्टैग्नेंट करियर में चले आ रहे हैं। मतलब वो या तो करियर में ग्रो नहीं हो रहे हैं, या तो फाइनेंशियली ग्रो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तो काफी लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, बिकॉज मैं इससे पहले भी मैं कॉर्पोरेट उसमें थी। तो ऐसे तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिड करियर क्राइसिस में जो है अपने आप को एक ऐसा अपलिफ्टमेंट दिया कि उन्होंने 20 लाख की सैलरी से जो है डायरेक्टली एक बाउंस बैक करके जो है 60 लाख का पैकेज बनाया है।
कुछ लोग ऐसे थे जो कई सालों से एक ही पोजीशन पे थे, उनको प्रमोशंस मिल गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड ये डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग मेरे पास आते हैं सपोर्ट के लिए और रिजल्ट्स उनको दिखते हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए भी रहा है उनको, उनकी जर्नी में। मैम, जैसा आपने बताया, द फोर पिलर, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड फाइनेंस, सो हाँ। what is your approach? How do you approach the balance of these four pillar in very specifically in your sessions, coaching sessions की जब मैं बात करूं, तो मैम हम्म। इसके बारे में प्लीज बताएं। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बोला कि हमारे जो है लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में चार एरियाज होते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी या फाइनेंसेस। हमने अक्सर ये भी सुना है लोगों से, या हम अक्सर सुनते रहते हैं कि अगर आपको अच्छा करियर चाहिए तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो रिलेशनशिप को थोड़ा पॉज पर डालना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा सिर्फ एक लिमिटिंग बिलीफ है, एक नेगेटिव माइंडसेट है, जो हमें कभी भी एक साथ होलिस्टिक सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाता है। तो जब मैं किसी के साथ भी काम करती हूँ तो मेरा ये होता है कि हम उन लिमिटिंग बिलीफ्स को हटा करके एक होलिस्टिक सक्सेस ओवरऑल एरिया लाइफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे एग्जांपल अगर दूं मैं, तो अगर आप हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे, एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, उतनी आपके बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। एंड सिमिलरली आप उतने क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे जॉब या बिजनेस जिसमें भी हैं। तो हर जगह जो है एक यही फॉलो होता है कि सारी चारों जो एरियाज है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो मेरे जो भी सेशंस होते हैं, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, जैसे कि मैंने प्रेगनेंसी, कैंसर, ऑटिज्म, या फिर करियर के लिए बताया, तो मेरा जो काम करने का तरीका होता है वो ये होता है कि डेली उनको जो है कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करने हैं। डेली उनको एक प्रॉपर रिचुअल फॉलो करना है जिसमें कि वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से उनको मैं चारों चीजों में एक संतुलन बना करके जो मेरे सेशंस होते हैं फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो अपना लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी को, एक अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सके। मैम, जैसा आपने अभी बताया, लिमिटिंग बिलीव्स, सो वेरी स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगा, सो हाउ डज इन योर एक्सपीरियंस लिमिटिंग बिलीव इम्पैक्ट कैरियर एंड पर्सनल ग्रोथ? तो लिमिटिंग बिलीफ जो है योगेश, एक्चुअली इट वर्क्स लाइक अ, और इट इज लाइक अ ह्यूज वॉल इन फ्रंट ऑफ यू। आप एक ऐसी वॉल का, इनविजिबल वॉल का निर्माण कर देते हैं कि आप एक रिजिडिटी को दर्शाते हैं कि मेरा तो यही है, ये मेरी लिमिट है, यही मेरी लिमिटेशन है, मैं उसके उधर नहीं जाऊंगा, सामने वाला इधर नहीं आएगा, इन मल्टीपल वेज। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि जब भी हम कहते हैं कि ज्यादा पैसे कमाएंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, या जिसने भी ज्यादा पैसा कमाया है उसको तो वो पैसे हॉस्पिटल में ही देने पड़ेंगे, तो ये सारी हमारी लिमिटिंग बिलीव्स है। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जो है शायद हमारी किस्मत में ज्यादा पैसा कमाना लिखा ही नहीं है, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन होगा, तभी हम हायर पैकेज कमा सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लिमिटिंग बिलीव्स के, जो हमें आगे जो है पर्सनल ग्रोथ में और ओवरऑल करियर की अगर बात करी जाए तो उसमें हमको रोकते हैं, एक बैरियर के जैसे काम करते हैं। तो अगर मैं करियर के रिलेटेड एग्जांपल दूं कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो अक्सर जिस 6-8 महीने पहले की बात करी जाए और अभी भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका जो मेन एक्सक्यूज था वो ये था कि प्रीति मैम, मार्केट इज नॉट गुड, यूएस में ऐसा चल रहा है, ट्रम्प का ये इलेक्शन चल रहा है, ये हो रहा है, फिर आजकल तो एआई ने सारी जॉब्स ले ली हैं। तो ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो लोग आजकल बात करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल ग्रोथ को एक्सक्यूज बनाकर पीछे करके इन एक्सक्यूजेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिसके वजह से उनकी लिमिटिंग बिलीफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अपने लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट करते हैं, कि जॉब में प्रॉब्लम आना, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सारी चीजें। तो यही है जो लिमिटिंग बिलीफ्स जो है हमारे को इम्पैक्ट करती है हमारे पर्सनल ग्रोथ में। मैं मूविंग टुवर्ड मॉडर्न लाइफ कोचिंग की जब मैं बात करूं, सो हाँ। व्हाट इज द रोल ऑफ एनर्जी हीलिंग मॉडलिटीज, लाइक आपने जैसे पहले बताया ओपन ओपनो, रेकी, सो हाउ इट इज कनेक्टेड इनटू द लाइफ कोचिंग? तो यदि हम हीलिंग मोडालिटीज की बात करें और स्पेसिफिकली जैसा कि मैंने कहा कि मैं होपनोपन और रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, तो आज के मॉडर्न समय में योगेश, बहुत लोग जो है सोशल मीडिया अवेयरनेस के थ्रू बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में जागरूक हो गए हैं। क्योंकि अभी एंड रियली आई एम सो ग्रेटफुल कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा आज काम कर रहा है कि हमें
हर तरीके की नॉलेज कंटेंट हमें मिल रहा है। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, कीपिंग दैट असाइड। तो ऑकल्ट साइंसेज में जो है आजकल लोग एस्ट्रोलॉजी हो गया, हीलिंग हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गया, इन चीजों की तरफ इतने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं कि वो जो है अपने लाइफ में उसको वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं फॉर मल्टीपल पर्पसेस, मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस। तो जैसे मैं इन दोनों मोडालिटीज के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बोलूं, तो होपोनोपोनो बेसिकली एक हवाईन टेक्निक है जिसके बारे में वेब ऑनलाइन बहुत इंफॉर्मेशन है। ये डॉक्टर ह्यूलेन जो हवाईन एक साइकिक हीलर या फिर एक थेरेपिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट है, इसके अंदर 4 प्रार्थना के लाइन बोल सकते हैं, जिसमें कि होता है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो हो सकता है कि लोग इसको पूछेंगे कि हम किसको सॉरी बोल रहे हैं, किसको आई लव यू थैंक यू बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम किसी को, किसी स्पेसिफिकली इंसान को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, बट हम उस एनर्जी को थैंक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्टक हो गई है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कह रही हूँ कि आई एम सॉरी फॉर माई जॉब। तो जो थॉट्स, जो बिलीव्स, जो इमोशंस मेरे जॉब को लेके हैं, मैं उन ब्लॉक उन थॉट्स को हटाने के लिए मैं आई एम सॉरी बोल रही हूँ कि गलती से जिस वजह से भी मैंने वैसे थॉट्स को अपने अंदर ले लिया है, उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। सिमिलरली बाकी 3 स्टेटमेंट्स के साथ भी। तो बेसिकली ये बहुत ही अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में छोटी मोटी मैनिफेस्टेशन करना चाहता है, छोटे मोटे बिलीव, लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना चाहता है, तो वो अपना गोल को जो है ध्यान में रख करके ये 4 स्टेटमेंट्स को अगर डेली चैंट करना शुरू कर दे जितना ज्यादा पॉसिबल है, तो देखेंगे कि उनके अंदर एक शिफ्ट आने लगा है। तो होपोनोपोनो इतना पावरफुल है। दूसरी अगर हम रेकी की बात करें, तो रेकी बेसिकली जो है एक दूसरा हीलिंग एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज है, जिसमें हम अक्सर सिंबल्स की, क्रिस्टल्स की, इन चीजों की यूज करके जो है एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को अनब्लॉक करते हैं। तो यही है। और आजकल के मॉडर्न समय में जो है लाइफ कोचिंग के साथ में इसका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि आप कहते हैं ना कि आप एक अच्छी गाड़ी चलाएंगे तो आपका माइलेज अच्छा होगा। तो बेसिकली हीलिंग जो है एक माइलेज के जैसा काम करता है कि जितनी अच्छी गाड़ी उतना अच्छा मतलब माइलेज, या फिर उस हिसाब से हम इसको ले सकते हैं। Okay. मैम, मूविंग मोर इनटू योर सेशंस की जब मैं बात करूं, सो हाउ डू यू टेलर योर अप्रोच व्हेन वर्किंग ऑन सी सूट एग्जीक्यूटिव्स हम्म। वर्सेस इंडिविजुअल सीकिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन? सो मैम, क्या अंतर होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं आपकी, या क्या पॉइंटर्स होते हैं? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। तो जब मैं कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में थी, तो मैं लीडरशिप के साथ में काफी काम करती थी, जिसमें कि सी सूट के एग्जीक्यूटिव्स होते थे, प्लस वीपी डायरेक्टर, तो थोड़ा नेक्स्ट एक लोअर लेवल के भी एग्जीक्यूटिव्स होते थे। तो जब मैं एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में होती थी, तो काफी लिमिटेशंस होती थी कि उनका जो बहुत सारी कोचिंग होती थी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी। लेकिन कई बार ऐसे भी सी सूट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो ऑफलाइन जो है एज अ पर्सनल ग्रोथ के लिए या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ काम करते थे। तो हमें एक ना मिसकंसेप्शन होता है कि एक सीओ, एक सीईओ, एक सीएक्सओ या उस लेवल पे जो भी बैठा हुआ है, उसको सिर्फ बिजनेस की ही टेंशन होती होगी, उसको सिर्फ रेवेन्यू की ही टेंशन होती होगी। लेकिन जब मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, तो उनके लाइफ में जो है चैलेंजेस ऐसे थे कि हाउ कैन आई सस्टेन माई इनकम, हाउ कैन आई सस्टेन माई लाइफ स्टाइल। मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा बहुत सारा समय जो है जॉब पे जा रहा है। मेरा हेल्थ खराब हो रहा है क्योंकि मेरे जो काम करने के जो वर्किंग आवर्स है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो मेरे साथ काम करते हैं। और इसमें जो है वो अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सी टेक्निक अपनाएं, ऐसा कौन सा किस तरीके से हम अपने जीवन को करें कि हम सक्सेसफुल भी हों अपने करियर में, पर साथ ही साथ पर्सनल लाइफ में भी वो जो है एक बहुत अच्छे जीवन को जो है जिए। तो जब मैं इनके साथ में काम करती हूँ, तो बेसिकली उनको जो सपोर्ट रहता है वो यही रहता है कि उनको स्ट्रेस को रिलीव करना, उनके इमोशनल क्वोशंट को जो है ठीक करना। उनके अंदर कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो है इंडिविजुअल्स एक हाई लेवल पे बैठे होते हैं, जिनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि कई बार वो अपने कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो उनको ठीक करना, एक सही राइट डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, पर्सनल डिसीजन लेने के लिए उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ताकि जो है अपने लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म कर सके, एंड एक होलिस्टिक वे में जो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जो है वो कामयाब हो सके। ग्रेट ग्रेट मैम, इसी से रिलेटेड एक और मैं सवाल पूछना चाहूंगा अबाउट challenges, a tough one. Please describe a challenging case you faced and how you overcome it using your unique methods. मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। शुरू शुरू में मुझे चैलेंजिंग केसेस बहुत रहते थे, क्योंकि मुझे
जैसे कि जो ट्रांजिशन किया मैंने कॉर्पोरेट से सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि जो है किसी को किसी चीज को रिजल्ट लाने के लिए मैं उसकी प्री फ्रेमिंग कैसे करूं, या माइंडसेट को मैं कैसे उनको बताऊं, या कुछ डिस्क्लेमर्स कैसे दूं। तो मैं हम्म, एक ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में फिर से एक बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के जो काम करते हैं। तो लगभग 3 महीने पहले की बात है, एक 17 साल का लड़का था, उनके मतलब पेरेंट ने मुझे कांटेक्ट किया था एंड हीलिंग के लिए। एंड जब हम करना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं शुरू में मुझे ये बात आई नहीं, या फिर क्योंकि अभी मैं अलग अलग एज कैटेगरी जैसे कि मैंने बताया होती है, तो कुछ लोग इजीली कर लेते हैं, कुछ लोग स्टबर्न हो जाते हैं। तो जब हम्म, मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि जो बच्चे के जो फूड हैबिट्स हैं वो हम्म, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और बहुत ज्यादा टफ है उसको चेंज करने के लिए। ये फैमिली कनाडा से थी, टोरंटो से। तो चाहे ऑटिज्म हो, कैंसर हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, हर चीज का एक तरीका होता है। एंड हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हीलिंग ही है जो आपको रिजल्ट देगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज है जो आपको रिजल्ट देगी। कई बार हमें कई चीजों को कंबाइन, इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कहा जाए कि खाना बनाने के लिए मल्टीपल इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, तो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर रिजल्ट लेने के लिए हमें कई चीजों को, कई रिचुअल्स को फॉलो करने होते हैं, या डिसिप्लिन को बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जब मुझे पता चला कि बच्चे के जो खाने की जो हैबिट्स है वो बहुत ज्यादा मतलब एक अनएक्सेप्टेबल हैं। जैसे वो बच्चा जो है सिर्फ बर्गर्स खाता था, एक दिन में एक बाउल ऑफ राइस खाता था, एंड बहुत ज्यादा मतलब बाहर के खाने खाता था। सिर्फ एक छोटे से ग्लास में मतलब मुश्किल से वो 100 ml पानी पीता होगा, एक्चुअल वाटर। ओके। लेकिन उसके अलावा बच्चा जो है, बाहर की कंट्रीज में योगेश क्यूब्स आते हैं, या बबल कुछ आइस फ्रोजन वैसे आते हैं। तो बच्चा सिर्फ ये खा के पी के जो है पूरा अपना दिन रात गुजारा करता था। तो जब मैंने उनको कहा कि देखिए आपको खाने में जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, तो शी वॉज वेरी मच स्टबन की ओ नो 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 प्रीति, आई कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स, थेरेपी चल रही है वगैरह वगैरह। तो इसको जो है, एंड मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती थी उनको कि नहीं देखा, अगर नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो उनको लगभग मुझे 1 हफ्ते का टाइम लगा उनको। and एक अच्छी चीज वहां पे ये थी कि उनको जो है आयुर्वेदा रिलेटेड फूड्स में, आयुर्वेदा से रिलेटेड चीजों में भरोसा था। तो मैंने उनको क्या किया कि जो खाने, जो मैंने खाने फूड जो सजेस्ट किया मैंने बच्चे के लिए, हर चीज के पीछे मैंने एक रीजन बता दिया कि अगर बच्चा ये खाना खाएगा तो उसका ये चीज इस तरीके से डेवलप होगा। तो जब हम्म, ये चीज किया तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, अभी बताने में तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन 1 वीक to 1.5 weeks ऑलमोस्ट लग गया उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करने में कि प्लीज चेंज द फूड हैबिट्स ऑफ योर चाइल्ड। एंड विद इन 3 months ऑफ टाइम शी सॉ कि बच्चे का जो है पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लगी हैं। ही हैज बिकम मोर काम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, जंक फूड और नेचुरल फूड खाएंगे तो कितना रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ना ये एक ऐसा केस था जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट समहाउ दिस इज हाउ आई वाज एबल टू ओवरकम दिस। मैम जैसा आपने बताया ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के बारे में, आजकल ये बीमारी बोल लीजिए या ये जो कॉज है शुरुआती में बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, यस, थैंक्स टू पेरेंट्स दे टॉक अबाउट दैट टू हेल्प द चिल्ड्रन। सो योर रिसेंट वर्क इंक्लूड्स हेल्पिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, जैसा आपने अभी पिछले इसमें भी यस। बताया, एंड क्रोनिक कोई इलनेस हो। सो हाउ डू यू अडेप्ट योर हीलिंग टेक्निक्स फॉर सच केस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आता है। जैसे आपने एक केस शेयर किया, बट इनिशियली बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आता है उस बच्चे के साथ में। बोलूं, यस द एज फैक्टर इज ऑल्सो देयर, बहुत ज्यादा यस। छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है। एंड यस, पेरेंट्स डू ऑल्सो कि वो दोनों साथ में बैठ रहे हैं या अकेले बैठ रहे हैं। सो मैम इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। तो योगेश, अगर हम ऑटिज्म की बात करें ना, तो आज ये नंबर 1, अगर कैंसर के साथ कही जाए तो ये एक दूसरा कंडीशन है जो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पे हमारे बच्चे के सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उस हिसाब से नहीं हुई है जो हम बाकी बच्चों को, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं अपने भाषा में, वो है। तो बस इतना ही फर्क है, और हर एज, हर बच्चा अलग होता है। कई बच्चे जो है जो स्पीच से इश्यूज होते हैं, कई बच्चों को फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, कई बच्चों को अलग अलग चीजें होती हैं। तो सेम एज का अगर बच्चा, दो बच्चे हैं अगर से दोनों ऑटिस्टिक हैं, दोनों की प्रॉब्लम बहुत अलग होंगी। तो अगर मैं गूगल के हिसाब से जो रेशो मुझे मिला है, जितना मैं रिसर्च कर पाई हूँ, अगर यूएस की बात करी जाए तो हर 31 बच्चों में एक बच्चा डायग्नोस होता है हर साल और ऑटिज्म के। इंडिया में यही जो है हर 68 नंबर पे एक बच्चा जो है डिटेक्ट होता है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये तो वो फिगर्स हैं जो हमें पता है, ऐसे तो बहुत सारे फिगर्स हैं जो हमें पता ही नहीं है।
हाँ, क्योंकि रिमोट रिमोट एरियाज के बारे में बात करी जाए तो वहां तो इसको छोड़ ही देते हैं। एटलीस्ट शहरों में जो है, मेट्रो सिटीज में इसको एक थेरेपी के जैसे डॉक्टर से डायग्नोस कराया जाता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स, अगर मैं एक जनरलाइज वे में बात करूं, मैं किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करी जाए पेरेंट्स की, तो अक्सर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले किसी पे डिस्कशन किया था कि हम बच्चे को ना एक अलग नजरिए से देखते हैं कि वो बच्चा पागल है, सुन्न है, थोड़ा मतलब उसको एक अलग ढंगे से बेढंगा बच्चा बोल देते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। और अक्सर जो है पेरेंट्स ना इन चीजों को लेके अपनी, जैसे ना, हर चीज ना योगेश एनर्जी से बनी हुई होती है। हम जैसा फील करते हैं वैसा ही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा डेस्परेट होते हैं, फियरफुल और वरीड होते हैं, कि वो हर समय जो है ना बच्चे को ना इस चीज से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, एक तरीके से लेबल लगा देते हैं कि माई चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, माई चाइल्ड, तो 24 घंटे यही भाषा बोलते रहते हैं, और जिसके वजह से घर की वाइब्रेशन एनर्जीज पूरी वैसे ही हो जाती है। एंड एक समय के बाद जो है वो बच्चा इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, घर का एनवायरमेंट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो जो है हीलिंग टेक्निक्स जो है यहीं पे काम करती हैं इन चीजों को धीरे धीरे ठीक करने में। और जैसे इसको हीलिंग की इसमें बात करी जाए तो इसमें म्यूजिक थेरेपी होती है, फ्रीक्वेंसी थेरेपी होती है, हीलिंग मोडालिटीज तो होती ही होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले बच्चे पे काम करने से पहले हमें पेरेंट्स के साथ में काम करना होता है, ताकि वो कुछ चीजों को समझ जाए, ताकि पहले अपने घर का एनवायरनमेंट ठीक करे, फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और यही बात अगर हम क्रॉनिक इलनेसेस के बारे में बात करें, जैसे ऑटो इम्यून हो गया, कैंसर हो गया, तो ये एक ऐसी चीजें हैं जहां पे जब किसी को डायग्नोस होता है तो उनको लगता है कि अब बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यहीं पे एनएलपी टेक्निक्स हो गया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स हो गया और हीलिंग, तीनों को अगर हम कंबाइन करें, तो यदि जब कोई भी क्लाइंट होता है या कोई भी इंसान होता है, अगर उसने भले उसको डायग्नोस हुआ है, लेकिन अगर उसने ये ठान ली कि मुझे ठीक होना है और मैं हो जाऊंगा, तो इतना करने में उन्होंने आधी जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली, कि मतलब आधे तो हील वहीं पे हो चुके हैं। हाँ, और बाकी जो है हम उनको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करने में, डेली थोड़ा वर्कआउट वगैरह करने में, और बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको हम गाइडेंस के थ्रू उनको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी ही चीजें होती हैं। मैम, थोड़ा सा और मैं आपके सेशन और व्हेन पीपल और क्लाइंट कनेक्ट विथ यू, मैं इसके हाँ। बारे में पूछना चाहूंगा। सो हाउ डू यू इंश्योर लास्टिंग सस्टेनेबल चेंज इन देयर लाइफ? वेरी स्पेसिफिकली, क्या आपके क्लाइंट्स, बच्चों की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, जो आपसे जुड़ते हैं, व्हाट हम्म। दे नोटिस फर्स्ट, जो आपसे जुड़ते हैं, क्या क्या वो टिपिकली नोटिस करते हैं रिजल्ट्स के बारे में? क्योंकि यस, मेनी टाइम्स पीपल आस्क फॉर, हाँ कितने दिन, कितना टाइम लगेगा। हाँ। सो मैम, प्लीज प्लीज ब्रीफ ऑन दिस थिंग। तो योगेश, हमारी लाइफ में हम जो भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो हमारे पैटर्न्स के ऊपर होता है। कि पैटर्न्स का मतलब है कि आपकी डेली हैबिट्स क्या है, डेली के फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है, आप कैसे एक्शंस लेते हैं डेली। यदि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो डेली दुखी रह रहा है, सिर्फ हर चीज के बारे में कंप्लेनिंग वे में बात कर रहा है, या हर चीज को नेगेटिव वे में देख रहा है, अपनी किस्मत मान के बैठ गया, तो उसके साथ वही चीजें होंगी जो उन उन चीजों से मतलब मैनिफेस्ट होंगी, उनकी इन्हीं फीलिंग्स पे, इन्हीं पैटर्न, इन्हीं को जो है पैटर्न्स कहा जाता है। तो अपनी लाइफ में वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जैसे उनकी फीलिंग्स है, जैसे धारणाएं हैं बेसिकली। वहीं पे एक ऐसा इंसान है जो डेली सुबह उठ के वर्कआउट करता है, डेली जर्नलिंग करता है, डेली अपने गोल्स पे काम करता है, क्या उनके जीवन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है उस पे काम करता है, तो अपने पैटर्न्स को अगर वो डेली जो ध्यान देता है और उसके ऊपर काम करता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने रिजल्ट्स जो है अचीव करता है जीवन में। तो बेसिकली पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे लाइफ के पैटर्न्स के ऊपर ही जो है हमारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं। अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो जब लोग मेरे साथ काम करना शुरू करते हैं तो उनको पता चलता है कि, क्योंकि हर चीज का ना फॉर्मूला है मेरे पास, हर चीज का फ्रेमवर्क है योगेश। कि कई बार होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बहुत प्यास लगी है, मैंने आपको छोटा सा एक ग्लास पानी का दे दिया। अब मैं अगर पूछूंगी कि योगेश आपकी प्यास कितनी बुझी, तो आप एक अंदाजा में मुझे बताएंगे कि प्रीति मुझे हो सकता है कि शायद एक गिलास और पानी चाहिए, शायद काफी है इतना फिलहाल के लिए। इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है इस प्यास को। लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉपर जो है फॉर्मूला दूं और फ्रेमवर्क दूं, तो आप उसको बता सकते हैं कि प्रीति अभी मेरा जो है आउट ऑफ 100% ऑफ थर्स्ट, मेरा 50% थर्स्ट खत्म हो गया है, सिर्फ 50% थर्स्ट खत्म करने के लिए और मुझे इतना पानी चाहिए। तो ऐसे हर चीज, तो हर एरिया में जो है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के उसमें जो है
हर फॉर्मूलाज होते हैं जो प्रूवन फॉर्मूलाज होते हैं, जिसके वजह से लोग अपनी चीजों को मेजर कर सकते हैं एंड उनको पता चलता है कि वो चीजें जो है उनके जीवन में कितना काम कर रही है, कितना रिजल्ट दे रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ। जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कई बार रिलेशनशिप में जैसे हार्मनी नहीं होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, आजकल डाइवोर्सेस हो रहे होते हैं, पेरेंट्स और ग्रोन अप बच्चों में झगड़े हो रहे होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप से रिलेटेड चैलेंज हैं। तो इसका एक फ्रेमवर्क बोलिए या फॉर्मूला बोलिए जिसको हम फाइरोबी कहते हैं, जिसको इन मोटा मोटी अगर बात करी जाए तो फंडामेंटल इंटरपर्सनल स्किल्स बिहेवियर के बारे में ये सारी चीजें हैं। अब मुझे इनके फाउंडर का नाम नहीं पता है, याद नहीं है मुझे, लेकिन फाइरोबी जो है एक वो होता है जिसमें आपको 3 कैटेगरीज दी गई होती हैं, जिसमें कि जैसे कि हमारी हॉरोस्कोप होता है कि जब अब शादी होने वाली होती है तो लड़का और लड़की की कुंडली जो है पंडित को दिखाई जाती है एंड कंपेटिबिलिटी चेक करी जाती है। सिमिलरली ये एक प्रूवन तरीका है जहाँ पे कि 3 कैटेगरी में हम लोगों के बिहेवियर्स को नोटिस करते हैं एंड आउट ऑफ फ्रॉम 1 to 10 हम उनको एक रेटिंग देते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि वो एवरेज, मीडियम या हाई टाइप का बिहेवियर है। और जब हम उस चीज को करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं योगेश जो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें वाइफ की या हस्बैंड की किसी एक की कंप्लेन होती है कि वो तो मेरी सुनता ही नहीं है या हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जब हम ये एक्टिविटी करवाते हैं, जब हम ये फॉर्मूला के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तब आंसर उनका खुद के पास होता है कि ओ हाँ, शायद मेरे तरफ से ये एक्शन लेने की जरूरत है, शायद हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज कम करने की जरूरत है। तो ऐसे ही जो है सस्टेनेबल जो है आउटकम उनके जीवन में जो है मैं लाने में उनकी हेल्प करती हूँ। ओके ओके, सो यू टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की भी बहुत यस, जरूरत, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, हाँ बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हीलिंग। ओके, एग्जैक्टली। तो मैम जो भी नया बंदा है, या मैं बात करूं फॉर समवन न्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी या हीलिंग की बात करूं, सो आप उसको क्या रिकमेंड करती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मेजर सेल्फ अवेयरनेस की भी जो बात करूं जो आप अभी बता रही थी, तो हम्म। इसके बारे में प्लीज बताएं। तो सबसे पहले तो किसी को भी योगेश सेल्फ अवेयरनेस, खुद की मतलब नो अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारे एक्शंस क्लियर होते हैं कि अ, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही गलत जो भी है हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी आपको एक अवेयरनेस मिल जाता है। और यदि शॉर्ट में अगर इसके बारे में एनएलपी के बारे में बात करूँ तो ये आपकी बेसिकली जो है सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन को जो है फिजिकल रियलिटी में आप अचीव कर सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो है एक लाइफ स्किल आपको सीखनी बहुत जरूरी है, जिसमें कि हम एनएलपी को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर आपने एनएलपी सीख लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर और ज्यादा क्लियर अवेयरनेस जो है आ जाती है। यहीं पे अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो ये एक तरीके से फिर से रिपीटेशन होगा कि हमारे अंदर जो भी अननेसेसरी थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं जो हमें सेम, जैसे मान लीजिए कि योगेश आपके घर में आज झगड़ा हो गया, और आप सुबह से लेकर शाम तक उसी थॉट में हैं कि झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया झगड़ा हो गया, तो डेफिनेटली सी बात है आप उस पैटर्न को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पे जो हीलिंग आपकी मदद करता है एडवांस वे में, कि आप उस थॉट को जो है हटा करके अपना पैटर्न को इंटरप्ट करते हैं एंड जो है चीजों को चेंज करते हैं। तो यही मैं हर किसी को सबसे पहले जो है रिकमेंड करूंगी कि एनएलपी सीखिए, अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड हीलिंग साथ साथ जो है कंटिन्यू रखिए। I'm moving to another, my favorite question. How do you use astrology to हाँ, give psychological or practical breakthrough for your clients? मैम इसके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में मैम प्लीज बताइए। एस्ट्रोलॉजी में भी जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि किसी को जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास, ज्योतिष के पास, कहता है कि पंडित जी देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है मेरे साथ में, कभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो मेरे कौन से ग्रह नक्षत्र खराब हो गए, ऐसा क्या हो गया। तो नॉर्मली आम तौर पे यही भाषा होती है। तो बेसिकली वो जाके पंडित से अपना सोल्यूशन, एस्ट्रोलॉजर से अपना सोल्यूशन मांग रहा होता है इन टर्म्स ऑफ रेमेडी, क्योंकि सबको पता है कि हर किसी के तरीके की सोल्यूशन होता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी देता है, एंड मेरे जैसे लाइफ कोचेज आपको फ्रेमवर्क्स देते हैं। हाँ, तो मैं आपको ना एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ जो मैं अपने क्लाइंट का मैं अभी कर ही रही हूँ। एक ये यूएस में वाशिंगटन डीसी के मेरे क्लाइंट हैं।
उन्होंने 2 हफ्ते पहले मुझे ज्वाइन किया है। एंड लगभग 1 सालों से जो है वो अपने जॉब में सफर कर रहे हैं, मतलब उनके पास जॉब नहीं है। एंड उनके सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स जो है वो हो चुके हैं। मतलब अब उनको सिचुएशन ऐसी है कि एक जब तक वो किसी से पैसा लेंगे नहीं तब तक उनके घर के खर्चे चलेंगे नहीं। एंड ही इज लाइक ग्रोन अप किड्स एंड ऑल। तो यहाँ पे जो है जब मैंने उनको लाइफ कोचिंग वगैरह सिखाया, एंड मैं हर किसी को तो ये नहीं पूछ सकती हूँ कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट, लेकिन कभी कभी बात करने के तरीके ऐसे होते हैं कि मैंने उनको बोल दिया कि उनका जो नाम था कि बिकॉज आई प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे ना आपका सैटर्न, एस्ट्रोलॉजी के भाषा में हम कहते हैं कि अगर आपका प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपका सैटर्न जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। अब उन्होंने साइकोलॉजी उस चीज को सीखना समझना शुरू कर दिया जब मैंने उनको समझाना शुरू किया कि जो है सैटर्न हमारे इन इन चीजों का कारक है। आपकी हड्डियों का, आपकी मेहनत का, आपके प्रोफेशन का, ये मोटा मोटी इन चीजों को सैटर्न जो है रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने उनको कुछ चीजें जो है अपनी साइड से बताई कि मैंने कहा कि आपको हो सकता है ना कि शोल्डर्स में जो है ना हैवीनेस फील होता होगा, या फिर स्पाइन में जो है फील होता होगा। एंड अगर अभी नहीं हुआ है तो मे बी शायद इन द फ्यूचर यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर जॉइंट्स। उन्होंने कहा कि प्रीति बैंग ऑन, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। बिकॉज सैटर्न मतलब स्टोरेज, सैटर्न मतलब चीजों को धीमा कर देना। तो जब इन चीजों को मैंने बताया तब उनको एक जैसे कहते हैं ना कि उनकी आंखें और बड़ी खुल गई। तो वो सारी चीज करते फिर उन्होंने कहा, फिर उनको मैंने बताया कि आपको डेली जो है फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको पसीना निकालना पड़ेगा, तब जो है जा करके एंड आपको लेजीनेस जो भी मैंने इस चीज को बताया था डिटेल में, उनको हटाने के लिए आपको अपने शरीर पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, बिकॉज सैटर्न उन्हीं चीजों को दिखाता है। तो साइकोलॉजिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें योगेश, तो इसी तरीके से प्लैनेट्स को जब आप समझ लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे लाइफ में क्या चीज किस प्लैनेट की वजह से हो रही है। अगर हम उसको हम ठीक कर लें तो हमारे बहुत सारे जो है लाइफ में चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे कई बार लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि हम तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। तो जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि आप बिलीव करें नहीं करें, लॉ है, काम करेगा। सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स है, एस्ट्रोनॉमी है, वो काम करेगी करेगी। मेरे आपके मानने से नहीं होगा। सैटर्न मतलब मेहनत। एंड हर चीज के लिए ना रेमेडी बाहर नहीं होती है। सबसे पहले रेमेडी हमारे अंदर ही होती है, क्योंकि 9 प्लैनेट्स की बात करी जाए या 5 एलिमेंट्स की बात करी जाए, हमारे अंदर हमारे आसपास ही हैं। हाँ, तो यही है जो साइकोलॉजिकली किसी को प्रैक्टिकल ब्रेक थ्रू करने में जो है योगेश बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है एस्ट्रोलॉजी। ग्रेट, ग्रेट। जैसे मैम आपने जो है ग्लोबल क्लाइंट्स के बारे में बात करी, वैसे आई हाँ। वुड आस्क अबाउट इंडियन क्लाइंट्स आल्सो। सो ओह। व्हाट आर दैट यूनिक challenges very specifically Indian clients face as compared to the global client, and how do you address them? मैम इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं। तो मैं ना एक बहुत ही यूनिक सा वो कहूंगी कि कई बार ना जो आउट ऑफ इंडिया के जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब आपने कहा, उन्होंने आपके प्रॉब्लम बताए, उन्होंने आपको प्रॉब्लम बताया, हमने सुना एंड हमने उनको बता दिया कि ये इस तरीके से हम आपके साथ काम करने वाले हैं इतने समय के लिए, एंड दिस इज द फीस। तो बेहिचक जो है उतना ट्रांसफर कर देते हैं, इमीडिएटली दे आर वेरी मच रेडी कि मतलब सरेंडर कर देते हैं बेसिकली। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं या फिर कनाडा से यूएस में रह रहे होते हैं, बट उनका ओरिजिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे कुछ कंट्रीज होती हैं। उनके अंदर ना ये हिचकिचाहट बहुत, दुबई वगैरह भी अगर बात करूं मैं, तो जो सबसे चैलेंजिंग या फिर एक बहुत ही अन रिस्पेक्टेड थॉट होता है, वो ये होता है कि अरे ये तो इंडिया में बैठी है, इतने पैसे हम क्यों दें। और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार ये चीज चल रही होती है कि हम तो डॉलर में पे करेंगे, हम धीरम्स में पे करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करके इतना उसका पैसा जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो अगर मैं चैलेंज की बात करूँ तो ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं अक्सर फेस करती हूँ। इसके बारे में मेरे पास इतना ही बोलने के लिए है अभी। व्हाट अबाउट मैम इंडियन, वेरी स्पेसिफिकली जब मैं इंडियन क्लाइंट्स की जब मैं बात करूँ तो जो वेरी हाँ। दे इन इंडिया। यस। हाँ, तो इंडिया में भी काफी लोग ऐसे आते हैं जो अक्सर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग ना जागरूक हो चुके हैं इन चीजों के लिए, एंड बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये रिजल्ट हमें चाहिए, आप हमारी बस हेल्प कर दो। लेकिन कई बार यहाँ पे ये होता है ना कि जैसे हमारे पास ना बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये है वो है, स्टोन्स पहनते हैं हाथों में। तो यहाँ पे ना एक ऐसे माइंडसेट के साथ में आते हैं जो प्री कंसेप्शन वाला माइंड होता है कि
अ, हम तो ये इतने सालों से कर ही रहे हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। आपने आपने ये आज हमें करने के लिए कह रहे हैं, हम तो ये कर ही रहे हैं, या उन्होंने हमको ऐसा करने के लिए कहा है। तो वहां पे ना उनकी जो है ना, सबसे पहले तो इतना उनकी जैसे क्लींजिंग बोलते हैं ना, वो हाँ, करनी पड़ जाती है सबको। हाँ, एम्प्टी द बिल्कुल कप। बिल्कुल। एम्प्टी द कप, एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वर्ड। तो उनका कप बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है, कि ये है कि या तो आप उस कंसेप्शन के साथ में रहिए, या तो प्लीज मुझे मेरे पास सरेंडर करके जो है स्क्रैच से अर्न लर्न एंड देन स्टार्ट लर्निंग। तो ये जो है दोनों इंटरनेशनल क्लाइंट्स में और इंडियन क्लाइंट्स में डिफरेंस है। I'm taking another a personal question, and हाँ, yes, very important. How do you measure success and progress in your coaching and healing work? मैम इसके बारे में प्लीज बताएं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज का मैट्रिक्स होता है, फ्रेमवर्क होता है। हर चीज को मेजर जब हमारे पास करने का तरीका होता है, तो हमें पता है कि हम कितना पीछे हैं और कितना आगे हमें जाना है, किन चीजों को चेंज करना है। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिलेशनशिप के मेजरमेंट के लिए मैंने फाइरोबी के बारे में बताया था। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि एक मेरा पास एक टूल है, जिसमें एक एक्सेल एक फॉर्मूला के साथ में है, जिसमें कि हम अलग अलग चीजों को मैप करते हैं। लेकिन अगर मैं एग्जांपल से एक हेल्थ की बात करूं, तो कई बार ना जब लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं मेरे पास में, तो मैं उनको हर कैटेगरी में उनको पूछती हूँ कि भले ही वो पैसे के जॉब को लेके आए हैं, प्रॉब्लम लेकर के मेरे पास आए हैं, लेकिन मैं उनको पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, अब आपकी हेल्थ वगैरह कैसी है। प्रीति, हमारी हेल्थ तो बहुत परफेक्टली फाइन है। तो फिर मैं कहती हूँ, कई बार डाउट आता है खुद पे, लेकिन फिर भी मेरा काम है पूछना, ताकि मैं उनको होलिस्टिक सक्सेस दिला सकूं। तो कई बार मेरा सवाल उनसे ये होता है कि ठीक है, आप हेल्थ कह रहे हैं, तो क्या आपको डायबिटीज है, क्या आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है, क्या आप लेजी हैं, क्या आप डेली वर्कआउट करते हैं, क्या आप डेली ये चीज कर सकते हैं एक्टिवली एनर्जेटिकली। फिर जो है उनको एक थॉट आता है मन में कि नहीं नहीं, हम ये सारी चीजें कर नहीं रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे सो नहीं रहे हैं, जग नहीं रहे हैं, एक स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, खाने का रूटीन नहीं है, और फिजिकल वर्कआउट का ये नहीं है, ग्राउंड पे बैठ नहीं सकते हैं, वेट जो है उनका बढ़े जा रहा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तब उनको रियलाइज होता है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई बड़ी बीमारी होगी तभी मैं अनहेल्दी होऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें भी जो है वो हेल्थ को ही रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ, सिमिलरली ऐसे ही इमोशनल हेल्थ के बारे में, कि आप डेली किस तरीके की सोच रख रहे हैं, क्या आप सैड हैं, क्या आप डेस्परेट हैं। तो जब मैं इन चीजों के को हम उस फॉर्मूला के यूज से जब हम करवाते हैं, तब लोगों में क्लैरिटी आती है, तब अपनी चीजों को वो समझ सकते हैं। फिर हम जो है एक ये देते हैं कि हाँ, अभी हम इस रेटिंग पे हैं, हमें इस रेटिंग पे जाना है, तो हम इसके लिए जो है ये चीजें इस तरीके से करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी है वो करने वाले हैं। और इसी तरीके से वो अपने सक्सेस को, जो भी प्रोग्रेस को आप लाइफ में मेजर कर सकते हैं। मैम टेकिंग अनदर क्वेश्चन, यस आजकल ये भी बहुत देखा जा रहा है, कपल्स आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। सो यस। व्हाट इज योर प्रोसेस इन सपोर्टिंग सच पर्सनल एंड सेंसिटिव जर्नी? मैम इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। एंड आजकल जो है बहुत बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं कि मतलब काफी कपल्स इन चीजों से लेकर के जो है वो जूझ रहे हैं। तो जब लोग इस चीज को, इन सिचुएशंस को लेके आते हैं हमारे पास में, तो जैसे कि ना हमारे पास कई सारे तरीके हैं चीजों के बारे में पता करने के लिए। जैसे कि एक लाइफ कोच के पास एक अपना तरीका होगा, हीलर के पास अपना तरीका होगा, और आपने ना एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना होगा। तो कई बार हम कई चीजों को अलग अलग मोडालिटी टूल्स को यूज करके हम चीजों को करते हैं। लेकिन अक्सर जब हम डिटेल में जब कपल से बात करते हैं, तो चीजें कुछ ऐसे निकल के आती है, जैसे कि ना उनके अंदर कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो उनके अंदर इतना स्ट्रांगली स्टोर हो गए हैं, कि वो हमेशा नेगेटिव थॉट में रहते हैं, कि क्या हम सच में पेरेंट बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, कितने समय में बन पाएंगे। अपने आप ही वो इतना प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। कई बार उनको अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, ट्रॉमास को लेकर के बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं, जो उनके सबकॉन्शियस में, सेल्स में और फिजिकल एंड इमोशनल बॉडी में जो है वो घर कर जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मेल या फीमेल के बॉडी में जो है एनर्जी स्टक हो जाती है। तो इसको जो है, अगर इस प्रोसेस की उनको अगर हीलिंग जर्नी के बारे में बोला जाए, या फिर इस सेंसिटिव टॉपिक चीज से निकलने के लिए हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके आ जाए, तो पहले उनको जो है हम अब उनके पास्ट बिलीव्स को क्लियर करते हैं, जो ट्रॉमास है उनको क्लियर करते हैं। ताकि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आईवीएफ वाली बात करी थी, कपल्स कंसीव कर नहीं कर पा रहे हैं, तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी रहता है, कि पहले उनको उन चीजों की क्लींजिंग करना जो ऑलरेडी उनके मन में घर कर चुके, जिसके वजह से उनको फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। एंड फिर जो है हम उनको अब उनके रिजल्ट की तरफ जो है लेके जाते हैं। I'm moving from family to corporate. So, हम्म। what advice you have for corporate professionals
डीलिंग विथ वेरी स्पेसिफिकली जब मैं बात करूं मिड लाइफ या मिड कैरियर क्राइसिस? तो एक ना बहुत ही फेमस बुक है योगेश, व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। ये राइट। हमारी लाइफ में ना हर जगह आजकल तो बहुत अप्लाई होती है, क्योंकि कि जो चीज आपको यहाँ तक लेकर आएगी जरूरी नहीं कि वही चीज आपको आगे लेके जाएगी। क्योंकि आजकल जो समय है वो स्मार्ट लर्निंग का है, एआई का है, मशीन लर्निंग का है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आज के समय पे आपको स्मार्ट थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्रिएटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स रखने पड़ेंगे। और टेक्निकल स्किल्स के साथ जो है आपको लाइफ स्किल्स भी बहुत जरूरी हैं। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स जो है आपको एक काम करने के लिए, जो आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आपके पास लाइफ स्किल्स होगा, जो हम एज अ लाइफ कोच हम कर सिखाते हैं, तो आप अपने जीवन में एक सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट प्रोग्रेस की तरफ जो है जा सकते हैं। और जो भी लोग, जो भी प्रोफेशनल्स मिड करियर क्राइसिस या मिड लाइफ क्राइसिस के थ्रू जो गुजर रहे हैं किसी भी तरीके से, उनको मैं ना सिर्फ ये कहूंगी कि बहुत कम लोग हैं जो आजकल ना लाइफ कोचिंग की तरफ या लाइफ स्किल्स की तरफ जो है जाते नहीं है। उनको लगता है कि हम तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी करियर है, जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, हम बिल्स पे कर पा रहे हैं, छोटे मोटे वेकेशंस पे जा पा रहे हैं, अब हमें जीवन में क्या चाहिए। तो उनको अपने जो है फिर एक समय के बाद ऐसा भी आता है कि वो सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं उनके जीवन में। तो उनको जो है अपने ऊपर आजकल टेक्निकल स्किल्स की जगह पे लाइफ स्किल्स पे भी इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, छोटा सा है ये। 2-3 महीने पहले की बात है, एक लिंक्डइन से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था, किसी प्रोफेशनल ने, एंड वो मुझे जानते भी थे। तो उनके साथ वो 6 महीने से अनएम्प्लॉयड थे। एंड जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो उनका कहना ये था कि प्रीति मैम, आप जो भी बोलेंगी मैं आंख बंद करके उस चीज को करूंगा। लेकिन जब मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने उनको पूरा बताया कि ऐसे ऐसे मैं आपके साथ काम करूंगी, इतना ड्यूरेशन है, दिस विल बी द चार्जेस। वहीं से उन्होंने वो वही दोबारा उन्होंने वापस नहीं आए। क्योंकि अक्सर लोग ना लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कई बार, ऐसा अक्सर देखा गया है। ये फिर से जनरलाइज में मैं बात कर रही हूं मैं, कि वो हमें ये लगता है कि जो है आज मैं 6 महीने से मेरे पास जॉब नहीं है, मैं स्ट्रगल करना, डिफिकल्टी में रहना पसंद करूंगा, बजाय कि मैं उतना पैसा इन्वेस्ट करके मैं एक अपनी बाउंस बैक करने की कोशिश करूं। तो यही है, और यही जो है मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, अपने मिड लाइफ या फिर मिड करियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, ना कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे बल्कि लाइफ स्किल्स पे भी। Very true, very true. Ma'am, moving to the next question, a personal one. How do you maintain your own emotional and mental well-being while हम्म। supporting others through their toughest time? क्योंकि अपने आप को भी रिजेनरेट करना, अपने आप को भी एनर्जाइज करना बहुत बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं एक होलिस्टिक लाइफ कोच हूँ योगेश, एंड हीलिंग एक एक्स्ट्रा मेरी मोडालिटी है जिस पे मैं काम करती हूँ। अगर मैं ज्ञान सिर्फ देती जाऊं और अपने ऊपर वो ज्ञान नहीं करूँ, तो हो सकता है कि मैं कुछ समय तक अच्छा खासा काम करूँ, उसके बाद जो है मैं भी जो है कुछ ना कुछ क्राइसिस को लेके बैठ जाऊंगी। तो इसलिए मैं ना डेली अपने लाइफ में कुछ रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ। जैसे कि डेली मैं फिजिकल वर्कआउट करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर एज पे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ चीजें मेंटेन रहे, तो आपको उतना करना पड़ेगा। तो हर रोज मैं कभी कुछ योगा से आसन करती हूँ, कुछ वर्कआउट्स करती हूँ, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो मैं फॉलो करती हूँ। और ये मेरे डेली का रिचुअल है। साथ ही साथ अपने ऊपर मैं हीलिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। हीलिंग क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ मैं काम करती हूँ। कोई हेल्थ के प्रॉब्लम लेके आता है, कोई रिलेशनशिप की अलग अलग चीजें। तो उनकी एनर्जीज कई बार, हम एज ए ह्यूमन बींग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो उनकी एनर्जीज मुझे इम्पैक्ट ना करे और मैं उनको अगली बार में और अच्छा गाइडेंस दे सकूं, इसके लिए मैं खुद की भी क्लींजिंग हीलिंग करती रहती हूँ। अगली चीज जो है जर्नलिंग। डेली ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, जो मैं हमेशा करती हूँ। और इसके साथ ही जर्नलिंग में एक चीज और है, योगेश, जो मैं करती हूँ, कि मुझे अपने लाइफ में क्लाइंट, जैसे मान लीजिए कि मैं कोच हूँ, मेरे लिए क्लाइंट्स आएंगे तभी मैं पैसा बना पाऊंगी। तो मुझे अपनी नीड को जो है यूनिवर्स को हमेशा बतानी होती है, और मैं डेली डेली करती हूँ कि इफ व्हाई आई नीड क्लाइंट्स, व्हाई आई नीड पेड क्लाइंट्स, मुझे कितना पैसा उनसे चाहिए, क्यों चाहिए। तो मैं अपनी नीड्स को जो है हमेशा क्लियर रखती हूँ। और जो है डेली अपने स्किल्स को भी मैं ब्रश अप करती हूँ। तो यही कुछ रिचुअल्स है जो मैं डेली के डेली फॉलो करती हूँ। Great, great. Moving to the next question, what is the most fulfilling aspect of your work as a life coach and healer? मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो अगर फुलफिलिंग एस्पेक्ट की बात करी जाए एज अ लाइफ कोच एंड ए हीलर, तो जब भी मैं किसी की भी लाइफ में रिजल्ट्स ला पाती हूँ, और
जल्दी रिजल्ट ला पाती, ऐसा नहीं कि भाई मेरे से 3 महीने काम करते तीसरे महीने के बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। तो कई हम्म। बार लोग ऐसा होता है ना कि इंस्टेंट रिजल्ट्स उनको आना शुरू हो जाते हैं, या हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो लास्ट लॉन्गिंग होते हैं। और यही हमेशा मेरे लिए जो है एक बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरा फुलफिलिंग एस्पेक्ट रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और मुझे प्राउड फील करने का मौका मिलता है कि हाँ, मैंने अपने काम से कुछ लोगों की जिंदगियां मैं चेंज कर पाई हूँ, एक बेहतरीन की तरफ लेके जा पाई हूँ। ग्रेट 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 मैम, इसी कंटेक्स्ट में मैं नेक्स्ट सवाल लूंगा फिर से, फॉर द फ्यूचर ऑफ होलिस्टिक हीलिंग एंड कोचिंग वेरी स्पेसिफिकली इन इंडिया। अगर स्पेसिफिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करी जाए, तो बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आजकल लगे हुए हैं। जैसे कि आज मुझे पैसे की प्रॉब्लम है, आप मुझे पैसे का सॉल्यूशन बता दीजिए, फिर मैं ये वाले पर्टिकुलर आज के प्रॉब्लम को ठीक कर लूंगा। पता चला कि कुछ दिन बाद कुछ और प्रॉब्लम आ गई, या सिमिलर प्रॉब्लम आ गई, तो जब प्यास लगे गड्ढा खोदो, वो कहानी हो गई है। तो मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ना अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे मत फोकस कीजिए, बट कि वो प्रॉब्लम दोबारा आपके जीवन में दोबारा आए नहीं, यदि आए तो आप उसको बहुत इजीली जो है पार कर सके। अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लाइफ स्किल्स को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप ये कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी होलिस्टिक वे में। फिर चाहे वो आपका पैसे की प्रॉब्लम हो, कल को हेल्थ की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप या किसी और चीज की प्रॉब्लम हो, आप उसको इसी तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो डो नॉट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट हैज कम, rather try to evolve from that problem. ग्रेट मैम, यस, होलिस्टिकली व्यू हेल्प्स ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में Yes. फॉर अ लॉन्ग टर्म। मैम, यंगस्टर की बात आपने करी, सो हाँ। फॉर अ यंग पीपल और हु आर न्यू टू एनएलपी और हीलिंग, आर इंटरेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर modality to learn, to get guidance, so what are the pointers, what are the pinpoints that they need to understand, that they need to keep in mind for starting their journey? मैम, इसके बारे में प्लीज बताएं। तो जैसे ना आजकल जेनजीज जो है बहुत चर्चे में है, कि कुछ भी होता है तो जेनजीज के ऊपर बहुत सारी मीम्स बनने लगे हैं, रील्स बनने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर जनरेशन का अपनी एक कहानी होती है, जो हम अक्सर देखते हैं। बस यही है कि जेनजीज के समय पे जो है सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, काफी पॉपुलर है, तो हम उनके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मिलेनियल्स ने कुछ किया नहीं है, हमारी भी कहानियां रही हैं। तो अगर मैं यंगस्टर्स के बारे में बात करूं, या इन लोगों के बारे में बात करूं, तो देखिए एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि एरा चाहे जो भी रहा हो, जनरेशन चाहे जो भी रही हो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खाना, मतलब आपका लिविंग, और आपका लिए पैसा। किसी भी जनरेशन में हो जाए, आप कितना भी फ्लॉन्ट कर ले, कुछ भी कर ले, आप ये चीज आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं भी करनी है, अगर आप जॉब बार बार छोड़ रहे हैं, तो आपको सस्टेन करने के लिए कुछ कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए। और वो पैसे या तो आपकी अब किसी न किसी सोर्स से आपको कमाना ही पड़ेगा, या तो पेरेंट्स से मांगना पड़ेगा, या तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा करके करना ही पड़ेगा। मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगी कि समय चाहे जो भी रहा हो, जनरेशन चाहे जो भी रही हो, आपको जो है मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे आजकल जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑनलाइन बहुत सारे काम हो गए हैं, ऑफिस ही जाके करना है ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे पैसे बनाने के तरीके हैं, लेकिन ये सारी चीज तभी पॉसिबल होंगी जब आप ग्राउंडेड रहेंगे। और वो तभी हो पाएगा जब आप अवेयरनेस में आएंगे, बाय यूजिंग दिस एनएलपी टेक्निक्स, और कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ताकि आप जो है मूवीज के थ्रू ट्रैप ना हो जाओ, एडिक्शंस में मत आ जाओ, और जो भी ऐसी चीजें हैं आप उसी में वो जूझ के मत रह जाओ। अपने जीवन में आगे क्या करना है उसको पहचान पाओ। ग्रेट ग्रेट मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट में एक ओके। और इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। एज ए लाइफ कोच, you also provide money mindset coaching. What is money mindset and how does it help individual? Plus, how people can connect with you? आपकी क्या क्या वर्कशॉप्स हैं? How they can take guidance? आपके क्या क्या कोर्सेस आ रहे हैं? मैम, इसके बारे में भी मैम प्लीज बताइए। तो योगेश जी, आज के समय पे ना अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहूँ या सबसे बड़ा चैलेंज कहूँ जिसकी वजह से लोग जूझ रहे हैं, वो है पैसे से रिलेटेड। किसी के पास कम है तो भी प्रॉब्लम है, किसी के पास बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। किसी ना किसी तरीके से मनी से रिलेटेड उनके चैलेंज है ही है। जैसे लैक ऑफ मनी, जीवन को सर्वाइवल की तरह जी रहे हैं, कि मतलब हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन है कई लोगों में। कई लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में ग्रो हो रहे हैं, लाइफ में आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे में वो वहीं पे हैं जो 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। बहुत सारे लोन्स हो गए हैं उनके पास में, बिजनेस में उनको प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, सेल्स नहीं हो रहे, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो
यहाँ पे मैं ये जो है मैं कहना चाहूंगी कि पैसा जो है एक एक्सचेंज करने का तरीका है। जैसे पहले के समय में बाटर सिस्टम होता था, अभी भी कई गांव में जो है अनाज दे के कुछ दूसरी चीज ली जाती है। तो एंड ऑफ द डे हमें एक चीज लेने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ती है, एक्सचेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि और पैसा इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय पे कि अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट करना है या मनी माइंडसेट आपको ठीक करना है, तो सबसे पहले जो है ना, लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि मैं पैसे डिजर्व करता हूँ। और आपको एक फिगर देना पड़ता है कि कई लोग होते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए सोचते हैं और उनका सर्वाइवल हो जाती है बिना जॉब के भी, या बहुत सारे तरीके से उनकी सर्वाइवल ही सिर्फ फुलफिल हो पाती है। जबकि कई लोग हैं जो मिलियनर्स बन जाते हैं। आजकल तो 10 से 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे जो है करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो पहली चीज का कि उनको क्लैरिटी है कि मुझे पैसे कमाने हैं। कैसे कमाने हैं, वो जब वो क्लैरिटी आ जाती है तो वो उनके एक्शन भी क्लियर हो जाते हैं कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं। एंड उनको ये भी कहीं ना कहीं क्लियर होती है कि मुझे पैसे वो जो आएंगे मुझे क्यों चाहिए। तो अधिकतर लोग लोग जो है इस पैसे से रिलेटेड चैलेंज से इसीलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पैसे को लेके क्लैरिटी नहीं है। दूसरी चीज जैसे मान लीजिए कि अभी जिनके बारे में मैं बात किया था, जो मेरे यूएस के जो क्लाइंट है, उनको पैसे की रिलेटेड प्रॉब्लम 1 साल से है क्योंकि जॉब नहीं है। तो उनके पास कहीं ना कहीं से हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, फीस के लिए, या घर के जो होम नेसेसरी नीड्स हैं उसके लिए जो है पैसे आ जाते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन माइंड हम क्या बात करते हैं, या उनका जो कहना है कि आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव अ जॉब। तो हमेशा पैसे को लेकर वो क्रिप कर रहे हैं एक नेगेटिव। वो ये नहीं कह रहे हैं कि थैंक गॉड मुझे कहीं से तो पैसे आए जिसकी वजह से मैं ये कर पाया। तो ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी योगेश, कि आजकल ना आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग। और अधिकतर और ये एक क्या कहते हैं, ट्रेंड हो गया है। बिजनेस बेस्ड, हाँ, या फिर फिगर्स की बात करी जाए तो 90% लोग हैं ऐसे, 90+% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डेली लॉसेज में जाते हैं, जबकि 10% लोग हैं जो बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप डेली जो है पैसे को लेके ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। पैसे को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पेरेंट, या एज अ भगवान आप ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। और बताइए कि आप जब आपके पास जो प्रॉफिट आएगा तो क्यों आना चाहिए, कितना प्रॉफिट आना चाहिए, क्या आप उसके डेस्परेट है। यदि मान लीजिए कि गलती से आपका लॉस हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं आपको चेक कर रही हूँ कि लॉस दे करके कि आप लॉस में हैं, तो आप मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो जब लोग इस माइंडसेट को अगर चेंज कर लें, तो देखेंगे कि जो 90% का जो है वो शायद 80%, 70%, 65% वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अधिक से अधिक लोग जो है प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देंगे एंड मिनिमम जो है लॉसेस होना शुरू कर देंगे। तो एंड ऑफ द डे कहने का इसका जस्ट यही है कि पैसे को लेके आप एक अच्छे थॉट रखिए, अपनी नीड्स को जो है क्लियर रखिए, क्योंकि हमें कभी भी जरूरतों के हिसाब से पैसे आते हैं, ना कि हमारे विशेष के हिसाब से। जब पैसे आएंगे तो विशेष भी पूरी हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी नीड्स पे देना पड़ेगा कि यूनिवर्स, मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए महीने में, तो वो पैसे का मैं क्या करने वाली हूँ, क्यों चाहिए। तो हमें ऐसे नीड जो है बताना पड़ता है। और लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। एंड लिंक्डइन वगैरह पे भी मैं अवेलेबल हूँ। एंड नॉर्मली मैं डायरेक्टली जो है क्लाइंट्स को मैं कॉल उनके अटेंड करती हूँ। तो किसी भी तरीके से आप वो मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। Moving to the next question, and yes, it is a personal one. What या is the most fulfilling aspect of your work as a life coach and a healer? मैम, क्या वो अवार्ड्स, क्या वो क्षण थे, क्या वो पल थे जब यू वर रिकॉग्नाइज और उससे अपने को बूस्ट अप मिला? मैम, इसके बारे में प्लीज बताइए। मैंने कॉर्पोरेट्स में ना बहुत सारे अवार्ड्स कमाए हैं। एंड उस टाइम पे वो मेरा प्राउड जर्नी हुआ करता था। और जैसा कि मैंने कहा, जब मैं कॉर्पोरेट से अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैंने ट्रांजिशन किया, तो मुझे नहीं पता था कि चीजें कैसी होंगी, क्या होंगी, मैं कितना आगे बढ़ पाऊंगी, कितनी जल्दी आगे बढ़ पाऊंगी। मेरे लिमिटेशंस थे कि सोशल मीडिया पे आना मतलब ये था कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे कि देखो एक और जो है आ गया। हाँ। तो लेकिन जैसे जैसे काम मेरा बढ़ता गया, मैंने अपनी चीज़ों को किया। एंड सबसे बेहतर चीज़ यहाँ पे मुझे अपने ऊपर लगता है, जो मुझे प्राउड फील करवाता है खुद पे, कि मैंने अभी तक जितना भी काम किया है योगेश, पिछले 8-9 महीने में एज ए एंटरप्रेन्योर इन द कोचिंग कोचिंग बिजनेस, मैंने सारा ऑर्गेनिक वे में किया है। एंड जो है अब जो मुझे अवार्ड्स मिले हैं, जो है मुझे बहुत बूस्ट करते हैं। ये अवार्ड्स बेसिकली मुझे ये कहते हैं कि प्रीति, आप जो कर रहे हो उसमें आप उसको कंटिन्यू कीजिए।
लोगों को सर्व कीजिए एंड आपको सर्व करने के लिए नेचर है ही आपके पास में। तो दिस इज लाइक आई एम ऑलवेज लाइक प्राउड ऑफ माई स्किल्स एंड यही है कि भगवान ने मुझे कुछ चीज के लिए चुना है, तो मैं लोगों के किसी काम आ सकूं, उनके लाइफ को सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकूं। वो मेरा विजन है, वो मेरा गोल है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू गो अहेड विद। ग्रेट ग्रेट मैम, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं योगी राम के सारे व्यूअर्स को एक बार मैं बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे प्रीति सिंह मैम से, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एनएलपी मास्टर हैं, लाइफ कोच है एंड हीलर है। सो मैम, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड यस इट इज इम्पोर्टेंट वन, वो क्या मैसेज है, व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर विथ अवर लिसनर हु आर सीकिंग हीलिंग, जब मैं बैलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, एंड हाउ they can approach or get into this perfect life, या और कैसे अपनी वो लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। मैम इसके बारे में प्लीज बताइए। तो इसके बारे में ना मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो भी अपने जीवन में चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ट्रांसफॉर्म करना है, क्या चेंजेस आपके अपने जीवन में लेके आनी है। तो मैं दो तीन पॉइंटर्स बताऊंगी यहाँ पे कि आपको ट्रांसफॉर्म क्या करना है। दूसरा चीज आपसे खुद से पूछिए कि क्यों करना है ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे बदलाव क्यों करना है। तीसरी चीज, वो बदलाव करने से मुझे क्या फील होगा या मेरी लाइफ जो है किस लेवल पे पहुंच जाएगी। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल देती हूँ अपने कॉर्पोरेट से एंटरप्रेन्योर में ट्रांजिशन का। जब मैंने ये मलेशिया में ये मैनिफेस्ट किया कि अब मैं वापस जाकर के इंडिया में जॉब में नहीं जाना चाहती, तो मेरे पास ये चीज बहुत क्लियर थी कि मुझे जॉब में क्यों नहीं जाना है। तो दिस इज की पहला यहाँ पे हमारी क्लैरिटी मिल जाती है कि मुझे क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंज करने हैं। दूसरा चीज, मैं जॉब में नहीं जाके क्या दूसरा चीज मैं क्या करूंगी और क्यों करना है मुझे, क्योंकि मुझे अपने वेकेशंस फ्रीक्वेंटली लेने थे, बच्चों से मिलना था, फैमिली से मिलना था, और ये सी चीजें थी। तो और वो करने के बाद मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो भी चीज क्लियर थी। अब जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मुझे ये था कि मैं इंडिपेंडेंट जो है काम कर सकती हूँ, मेरे वर्किंग आवर्स मेरे हिसाब से रहेंगे, मेरे जब मुझे कहीं जाना होगा मैं जा सकती हूँ, किसी के बाउंडेशन में रहूंगी। तो जब हमारी तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, व्हाई डू यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द फीलिंग और द आउटकम यू वांट टू हैव फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी लाइफ बैलेंस में आ जाएगी। ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट मैम, मैम बहुत अच्छा लगा पर्सनली आपसे बात करके, एंड फ्रॉम द टीम ऑफ योगी राम रियली इट वाज प्लेजर टू हैव यू अस ऑन द शो। एंड योगी राम के जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके तरफ से मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एंड जैसे आपने गाइड किया, जैसे आपने आपकी लाइफ जर्नी शेयर करी, बहुत अच्छा लगा। एंड टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और योगी राम की व्यूअर्स की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब आगे भी ऐसे ही डिटेल में स्पेसिफिक मॉडलिटीज के साथ हम लोग इस पे डेप्थ में बात करें, और डिटेल में आप बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इन डेप्थ एंड विद मोर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो मैम थैंक यू वेरी मच डेफिनेटली। फॉर योर प्रेशियस टाइम मैम। थैंक यू सो मच योगेश, थैंक यू सो मच।